हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेयर टू फिट। ये मैंने आज एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, तो कई पार्ट्स में लेके आऊंगा मैं इसको। डायबिटीज़ के ऊपर है। अब मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हार्मोन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले या किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसको चेंज करने से पहले या ट्रीटमेंट को बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस पर्पस के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर एक बेसिक अवेयरनेस फैले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया में जो हेल्थ को लेके बेसिक अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो ये वीडियोस की जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो हेल्थ की अवेयरनेस के को लेके है। लेकिन मैं किसी भी तरीके का आपको कोई ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, तो दवाई बंद मत करिएगा। और ट्रीटमेंट में बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी चेंज मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर। पहली चीज ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज कितनी कॉमन है कितनी, मतलब नॉर्मल हम डायबिटीज को डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार फलाने बंदे को शुगर हो गई। ठीक है, हिंदी में इसको मधुमेह बोला जाता है। तो कितनी मतलब कॉमन बीमारी है, पहले तो ये समझ में आना जरूरी है। वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे है। अगर डायबिटीज की बात की जाए तो वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे। इंडिया में 7 करोड़ से ऊपर केसेस हैं। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलोगे, ये फिगर निकालोगे तो अराउंड 8 करोड़ के आसपास इंडिया में डायबिटिक्स हैं। 8 करोड़ तो डायबिटिक हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं होता उनको डायबिटीज है। और फिर एक स्टेज और होती है, इसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या होती है कि एक आदमी डायबिटिक नहीं है पर वो नॉर्मल भी नहीं है, वो बीच में है। ठीक है, तो कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया है, जिनको डायबिटीज है, जिनको प्री डायबिटीज है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन फिलहाल जो भी ऑफिशियल नंबर है वो है कि 8 करोड़ लोगों को इंडिया में डायबिटीज है। इंडिया से भी आगे है चाइना। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है अभी चाइना की। तो चाइना में अराउंड ये देखो 11 करोड़ के आसपास लोगों को डायबिटीज है। तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे चाइना है। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, नंबर 1 पे वर्ल्ड में चाइना आता है डायबिटीज में, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे यूएसए है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से डायबिटीज दुनिया में, मतलब ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इंडियंस है वो हाई रिस्क पे क्यों है। ठीक है, डायबिटीज की जब बात आती है तो इंडियंस बहुत ज्यादा हाई रिस्क में है। तो आगे की वीडियो में बात करेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियंस हाई रिस्क पे होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये डब्ल्यू का भी अगर आप ये हम डेटा लेते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं डायबिटीज काफी ट्रबलसम बीमारी है, काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। जनरली इसको लोग, मैं देखा है कि हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है। ठीक है, इसको मजे में लेते हैं कि यार ठीक है गोली खा लेंगे, गोली खा के काम चल जाएगा। बट मैं बता देता हूँ कि डायबिटीज कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं इससे, आपकी आंख आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, आपकी आंख जा भी सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है आपकी। हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, और बहुत केसेस में ठीक है पैर तक काटना पड़ जाता है। ठीक है, कि मतलब पैर पूरा उसको काटना ही पड़ जाता है, तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। तो ये सारी डायबिटीज की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो आपके सिर के बाल से लेके आपके नीचे पैर के अंगूठे तक हर एक बॉडी के सेल को डायबिटीज बहुत बुरी तरह हार्म करती है। ठीक है, तो ये कोई अ, मजाक वाली चीज़ नहीं है और उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, ये हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। ठीक है, अब 3 तरह की डायबिटीज होती है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। इसके बारे में मैं आगे वीडियोस में ज़्यादा आपको डीप डेप्थ में बताऊंगा। अभी सिर्फ एक ओवर भी ले लो कि 3 तरह की डायबिटीज़ होती है। जो ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो केसेस हैं, 90% जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। ठीक है, 90% जो केसेस हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही केसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी एक मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि कितनी प्रिवेलेंट है डायबिटीज़ और कितनी ये खतरनाक बीमारी है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो सामने आपके एक चार्ट है, यहाँ पे नंबर में चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूएस, फिर पाकिस्तान भी हमसे पीछे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टॉप कंट्रीज कौन सी है जहाँ पे डायबिटीज है। ठीक है,
अब क्यों इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे डायबिटीज को कंट्रोल करना, आपको डायबिटीज को समझना, क्योंकि ये देखा गया कि कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड में जो स्टडी हुई है वहां पे देखा गया है जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिक्स 4 टाइम्स ज्यादा हाई रिस्क पे हैं किसके, डेथ होने के। तो अगर आप डायबिटिक हैं और आपको कोविड हो रहा है तो 4 टाइम्स ज्यादा रिस्क हाई है आपका डेथ होने का, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक सैड नंबर है। लेकिन ये भी देखा गया, आप ये देखो यहाँ सामने एक आप अच्छी न्यूज भी देख लो कि जिनकी जो डायबिटीज जिनको है और उनकी डायबिटीज अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अगर वो दवाई ठीक से नहीं खा रहे या वो अच्छा ठीक से जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो मतलब किसी भी तरीके से अगर आप डायबिटिक हो और आपकी ब्लड ग्लूकोज ठीक से कंट्रोल नहीं है तो आपके चांसेस काफी हाई हो जाते हैं डेथ होने के, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज भी है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी डायबिटीज ठीक से कंट्रोल्ड है तो आपका सर्वाइवल रेट काफी हाई हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि आपके आसपास कोई भी अगर डायबिटिक है तो ये ध्यान रखो यार, उसकी शुगर चेक करना, तो शुगर उसकी कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। तो अगर क्योंकि शुगर कंट्रोल है तो उसके सर्वाइवल रेट काफी हाई हो जाते हैं अगर उसको कोविड होता है तो। अब बात करते हैं जो मेरा मेन मकसद था फंडामेंटल्स बताने का, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा कि डायबिटीज एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। कि बहुत लोगों को सिर्फ ऐसी लगता है कि चीनी खाने से डायबिटीज हो रही है, और डायबिटीज का मतलब सिर्फ ये है कि ब्लड में शुगर बढ़ गई है। इससे ज्यादा लोग डायबिटीज के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको फंडामेंटल समझ में आए। तो डायबिटीज है क्या, ये आज थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो डायबिटीज ना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, ये क्या वर्ड है, मेटाबॉलिक क्या वर्ड हुआ, मेटाबॉलिक का जो लिंक है वो है मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। ये जो वर्ड है मेटाबॉलिक, इसका लिंक है मेटाबॉलिज्म से। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो जो आप खाना खाते हो, जैसे कि यार मान लो आपने यहाँ पे हम ले लेते हैं चॉकलेट खा ली, या आपने चॉकलेट खाई, तो अब ये जो चॉकलेट आप खाते हो ना ये कहाँ जाती है आपको पता है। जैसे ये आप बंदा है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, ये मैंने बना लिया बंदे को। अब बंदे ने चॉकलेट खा ली, अब चॉकलेट आती है पहले आपके स्टमक में, पहले कहाँ आएगी, स्टमक में आ गई, स्टमक से कहाँ जाएगी, फिर ये जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ चली गई ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नॉर्मली जो भी आप कुछ खाते हो फूड, तो ये इसमें 3 चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की तो हम ज्यादा फोकस कार्ब्स पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब बात डायबिटीज की हो रही है तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज का जो लिंक है वो पूरा ग्लूकोज से ही है। तो जब बात ग्लूकोज की आती है तो हम प्रोटीन और फैट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, अभी हम फिलहाल के लिए कार्ब्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो आपने चॉकलेट खाई, ये आपकी चॉकलेट गई स्टमक में, आई एम सॉरी मेरे को एलर्जी इश्यूज हैं तो थोड़ा इशू रहता है मेरे को आवाज में और उसमें। तो चॉकलेट खाई आपने, वो स्टमक में गई, ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, फिर वहां पे ये पूरा टूटेगा टाटेगा, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं टूट जाएंगे, फिर फाइनली आपको ग्लूकोज मिल जाएगी, ठीक है। तो चॉकलेट से हमें क्या मिल रही है, फाइनली जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज मिल रही है, प्रोटीन और फैट्स भी मिल रहा है, पर इसको हम अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गई आपको, ग्लूकोज, क्योंकि कोई भी कार्ब्स हो, ठीक है, कोई भी कार्ब्स हो वो इवेंचुअली कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, बॉडी उसको ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करती है। अब ये आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसके अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल से क्या हो जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो ग्लूकोज है वो पूरा कहाँ जाएगा, आपका ब्लड वेसल में आ जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज आ गया आपके ब्लड वेसल में, ये आपका ब्लड वेसल मान लो, यहाँ पे आ गया ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये आपकी पूरी ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में घूम रहा है, ठीक है, और आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो ग्लूकोज पे ही चलते हैं, किस पे चलते हैं, ग्लूकोज पे चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सेल है, अभी थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं तो आपको समझ में आएगा। ये बॉडी का एक सेल है, ये मान लो हमने ले लिया ब्रेन सेल ले लिया, ब्रेन सेल्स काफी ज्यादा यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज, ठीक है, अराउंड 60% के आसपास यूटिलाइज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ मान लो ब्रेन सेल है, तो यहाँ पे बह रही है अंदर ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये इसके अंदर जो चल रही है, इसको लेते हैं
ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, मान लो ये ब्लड वेसल है आपकी, ये आपकी ब्लड वेसल है। अब क्या होगा, ये जो ब्लड है ना, ब्लड वेसल आपकी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे है ग्लूकोज, ये जो दिखाया है ना मैंने आपको, ये डॉट डॉट से, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, इसको हम जी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये जो डॉट डॉट है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये चला जाता है इसके अंदर, ब्रेन सेल के अंदर। ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये आ जाएगा ब्रेन सेल के अंदर। अब ये सेल के जब अंदर आएगा, मैंने बोला ना जो सेल्स हैं आपकी बॉडी के वो ग्लूकोज पे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो आपके सेल को क्या मिल जाएगी, एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा मेटाबॉलिज्म है। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपने जो खाना खाया, खाना खाने से लेकर बॉडी के सेल्स में वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया? मैं इसको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। आपने जो खाना खाया है, आपने जो फूड खाया है, ये फाइनली जब सेल के लेवल पे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ सेल, जब ये सेल के लेवल पे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आपने खाना खाया, ठीक है, वो पूरा खाना पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से फिर वो ब्लड के वेसल में गया, फिर वो ब्लड से पूरा आपकी बॉडी में जा रहा है, और सारे सेल्स वो जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज कर लेंगे, यूटिलाइज करके उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फूड से लेके सेल के लेवल पे एनर्जी में कन्वर्ट करने का फूड को, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये चीज है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब जब डायबिटीज हो जाती है ना तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो सेल है ना ये ठीक से फूड से एनर्जी ड्राइव नहीं कर पाते, ये जो ग्लूकोज है ना उसको अपने अंदर ले नहीं पाते ठीक से, तो यहां प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको समझाया। अब ये हो कैसे रहा है, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, अभी आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाता हूँ। देखो, आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियास, ठीक है। ये देखो, ये पेनक्रियास यहाँ होता है, ये देख लो, ये आपका पेट है, पेट के पीछे की साइड होता है। अगर मैं तो पेट की, ये देखो पीछे की साइड ये रहा, यहाँ पे ये पेनक्रियास है, ठीक है। ये आपका, ये रहा पेनक्रियास। कलर चेंज कर लिया जाए, एक सेकेंड। तो ये आपका पेनक्रियास है, ठीक है। जैसे ये लिवर है, लिवर के बिल्कुल ये रहा नीचे की साइड, ये पूरा पेनक्रियास है, ये रहा पूरा पेनक्रियास। अब ये जो पेनक्रियास हैं ये एक हार्मोन बनाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन। और एक हार्मोन बनाते हैं ये ग्लूकागॉन। तो ये जो पूरी कहानी है ना डायबिटीज की, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के राउंड घूमेगी, मेनली इंसुलिन के राउंड घूमेगी, ठीक है। लेकिन यहीं पे सारा गेम पूरा चल रहा है डायबिटीज का। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी क्या होता है, जैसे कि वापस यहां आते हैं, अभी मैं लेता हूं ब्लड वेसल। आपने खाना, आपने चॉकलेट खाई, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारे ब्लड में एक, मान लो आदमी 70 किलो का है, तो एक 70 किलो के आदमी के ब्लड में अराउंड 4 ग्राम ग्लूकोज होती है, टोटल ग्लूकोज। एक 70 किलो का आदमी अगर है तो उसके ब्लड में जो टोटल ग्लूकोज है वो 4 ग्राम के आसपास ग्लूकोज होती है, ठीक है। तो ये ठीक से मेंटेन रहता है, ये एक बॉडी का एक बैलेंस सिस्टम है। अभी जैसे कि हम टेस्ट कराने जाते हैं, अगर आप कभी लैब पे टेस्ट कराने जाओगे शुगर, तो कोई बोलता है यार मेरी 100 आ रही है, किसी की 140 आ रही है, किसी की 80 आ रही है। तो ये सब क्या है, अभी थोड़ा सा समझ लो। जो नॉर्मल ब्लड शुगर होती है वो होती है 70 से लेके 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये एक नॉर्मल ब्लड शुगर है, 70 से लेके 140। तो ब्लड में हमेशा जो आपकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, शुगर का मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे तो ग्लूकोज से कर रहा हूँ, ब्लड ग्लूकोज का मतलब है, शुगर मतलब ब्लड ग्लूकोज। तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ 70 से लेके 140, तो ये ब्लड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने चॉकलेट खाई, ठीक है। तो अब चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा, शुगर बढ़ना स्टार्ट होगी, शुगर बढ़ना स्टार्ट होगी। मान लो आपने चॉकलेट खाई और ये शुगर आपकी ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही आपकी शुगर बढ़ेगी तो बॉडी में जो पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो जैसे ही शुगर बढ़ेगी तो क्या होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। आपने खाना खाया, जब भी आप मील खाएंगे, कुछ भी आप खाएंगे, ठीक है,
स्पेशली जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये बढ़ना शुरू हुआ, मतलब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल था, जैसे आपने नॉर्मल आपका मान लो 100 था, आपने खाना खा लिया, अब ये ब्लड शुगर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना, अगर आप हेल्दी हैं तो ये इससे ऊपर जाने ही देगा, 140 से ऊपर। ठीक है, तो 2 घंटे बाद नॉर्मली 140 के अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो कैसे आ रहा है? तो जैसे ही आपने खाना खाया, ब्लड शुगर बढ़नी शुरू हुई, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है। पेनक्रियाज जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो पेनक्रियाज हैं, ये पेनक्रियाज, ये हार्मोन प्रोड्यूस कर देंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या है? आपके ब्लड में शुगर को कम करना। क्या करेगा? ब्लड में शुगर को कम करेगा। तो वापस जैसे ये बढ़ना शुरू हुई, मान लो ये 100 थी, ये बढ़ के मान लो 160 पहुंच गई, या 100 मान लो 80 पहुंच गई, तो ये वापस इसको यहाँ इसी रेंज के अंदर ले जाएगा। तो वापस बार बार, अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं है, तो ये वापस आपकी इसी रेंज के अंदर आ जाएगी। तो ये क्यों आ रही है? आपकी इंसुलिन की वजह से आती है। ये हार्मोन इंसुलिन काम कर रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। ये हो क्या रहा है? देखो, खाना खाने के बाद आपके उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बढ़ गए। ठीक है, तो आपने खाना खाया था, उसके बाद या आपने चॉकलेट खाई, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बढ़ गए, ग्लूकोज ज्यादा हो गई आपके ब्लड में। तो अब ये इंसुलिन लेके कहाँ जा रहा है? ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ इंसुलिन क्या कर रहा है? इतने सारे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आई है हमारे पास, ये कहाँ जा रही है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझने का है। देखो, 3 जगह जाती है ये। ठीक है, तो अब मैं इसको बता देता हूँ, 3 जगह आपको समझ में आ जाएगा। पहला तो मान लो आपके बॉडी के सेल यूज कर रहे हैं, जो आपके बॉडी के सेल है, मान लो ब्रेन है, ब्रेन सेल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बॉडी के सारे लगभग सेल, ऑलमोस्ट सारे सेल आपके ग्लूकोज यूज करते हैं। तो एक तो पहले जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज कहाँ जा रही है? जैसे एक तो मान लो आपका ब्रेन सेल ने यूटिलाइज कर ली। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद भी बची है। ठीक है, उसके बाद भी बची हुई है, ग्लूकोज काफी ज्यादा है, तो कहाँ जाएगी अब ये? अब ये जाती है 3 जगह पे। ठीक है, एक तरीके से ऑर्डर में जाती है। इसके बाद जब बॉडी के सेल्स ने जैसे उसको यूटिलाइज कर लिया, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बची हुई है, क्योंकि ब्लड में मान लो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो इंसुलिन कहाँ पुश करेगा? इंसुलिन 3 जगह पुश करता है। पहली लिवर, दूसरी स्केलेटल मसल। ठीक है, मसल जो आपकी बॉडी में अराउंड 600 से ऊपर मसल होती है, तो ये उसमें जाके स्टोर हो जाता है। तीसरा बॉडी फैट। अब कितनी स्टोर होती है, अगर हम बात करें तो कितनी ग्लूकोज स्टोर होती है? देखो, लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर होती है, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, लिवर में जो स्टोर होती है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होती, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो ये अराउंड होती है 100 ग्राम के आसपास। ठीक है, कैसे स्टोर होगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ऐसी मसल में होती है। मसल में भी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन क्योंकि मसल ज्यादा होती है हमारी बॉडी में, ओवरऑल मसल ज्यादा है ना, लिवर तो छोटा है मसल की कंपेरिजन में, तो मसल में ज्यादा ग्लूकोज स्टोर हो जाती है। तो ये हो जाती है अराउंड 400 ग्राम के आसपास। ठीक है, अब ये फैट में तो सप्लाई पूरी अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा इसको आपको एक बार दोबारा हल्का सा एक ओवरव्यू देता हूं। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा हुए, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में ज्यादा हो गए, जैसे ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो इंसुलिन क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हटा के लिवर में, मसल में और बॉडी फैट में स्टोर कर देता है। तो इंसुलिन एक्चुअली में पता है क्या काम कर रहा है? इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए, इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको स्टोर करवाता है। ठीक है, अभी तो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज को स्टोर करवा रहा है। वैसे तो ये प्रोटीन को और फैटी एसिड्स को भी स्टोर करवाता है, लेकिन फिलहाल ये डायबिटीज से लिंक्ड है, लेक्चर तो मैं इसके अराउंड ही घुमाऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर हो रही है लिवर में, मसल में और बॉडी फैट में। तो लिवर में होती है 100 ग्राम के आसपास, मसल में होती है 400 ग्राम के आसपास। ठीक है, और बॉडी फैट तो फिर एक तरीके से अनलिमिटेड ही है। ये आपको समझ में आ गया? यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो जो मैंने बना रखा है, ये ब्लड ग्लूकोज है, तो पहले गई लिवर में, फिर यहाँ मसल में आ गई, मसल में, और ये बॉडी फैट है। ठीक है, तो हमेशा जनरली ये एक ट्रेंड फॉलो होता है। ठीक है, तो ये तो तब है जब आपने खाना खाया है, आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब मान लो आपने खाना खाया नहीं, ठीक है, आपने बहुत देर हो गई, आपने खाना ही नहीं खाया हुआ, तब क्या होगा? अब बहुत देर हो चुकी है,
आपका खाना नहीं खाया, तो जब खाना नहीं खा रहे हो, आप बहुत देर हो गई, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में, क्या सिनेरियो बनता है, अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इस केस में आपके ब्लड में ग्लूकोज ड्रॉप हो जाएगा, ग्लूकोज ड्रॉप हो रहा है और इंसुलिन भी आपका लो हो गया, क्योंकि स्टोर करने की जरूरत नहीं है ना, अभी अभी तो है ही नहीं हमारे पास, हमने खाना नहीं खाया, हम फास्ट कर रहे हैं, 5 4 5 6 घंटे हो गए, तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब ब्लड में ग्लूकोज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, अब ड्रॉप होगा लेकिन इससे नीचे ड्रॉप नहीं होगा कभी भी, एक हेल्दी इंडिविजुअल में इससे नीचे नहीं जाएगा, कि अगर इससे नीचे चला गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इससे नीचे जाएगा तो फिर आपको शेकीनेस होगी, घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, पसीने छूटना स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा नीचे चला जाए, जैसे 40 से नीचे चला जाए तो आदमी कोमा में चला जाता है, बहुत ज्यादा नीचे चले जाए तो बहुत रेयर केस में डेथ भी हो जाती है, ठीक है। जनरली ये होता नहीं है, ये तभी होता है जो बहुत ज्यादा इंसुलिन एकदम से शट डाउन हो जाए, ठीक है। अभी इस पे नहीं जा रहा, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो आप। तो हम चाहते हैं, जब ये ज्यादा हो रही थी शुगर तो इंसुलिन काम कर रहा था, लेकिन अब क्या है, जब ब्लड ग्लूकोज जो ग्लूकोज है वो कम हो रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है, तो अब कम हो रही है, हम चाहते हैं कि 70 से नीचे ना जाए, बॉडी बैलेंस बना के रखती है, तो इमीडिएटली जैसे नीचे जाना स्टार्ट होगी तो एक इंसुलिन का एक अपोजिट हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको मैंने आपको यहाँ बताया था, ग्लूकागॉन। ये भी पैनक्रियाज से ही निकलता है, ठीक है। आपके पैनक्रियाज में 2 तरह के सेल होते हैं, वैसे तो काफी होते हैं, लेकिन अभी मैं 2 तरह की बात करूंगा। पैनक्रियाज में एक चीज होती है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो अल्फा सेल होते हैं वो बनाते हैं आपके इंसुलिन, और जो बीटा सेल हैं वो बनाते हैं आपके इंसुलिन, और जो अल्फा सेल होते हैं वो बनाते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। मोटा मोटा ये भूल जाओ, बस ये याद रखो, पैनक्रियाज से 2 हार्मोन बनते हैं मेन, अभी जो इस लेक्चर के राउंड घूम रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ये डाउन होना स्टार्ट हुई, आपकी ब्लड शुगर डाउन हो रही है, तो ग्लूकागॉन आ जाएगा एक्शन में, ठीक है। तो अब क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या काम कर रहा है, ग्लूकागॉन वापस आपके ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ग्लूकागॉन का क्या काम है, मेनली इसका काम है ब्लड शुगर को इंक्रीज करना। अब इंक्रीज कहां से कर रहा है, खाना तो आप खा नहीं रहे, कहां से इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो कहां स्टोर होती है, लिवर में। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, लिवर से एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज थी यहाँ पे, ठीक है, किस फॉर्म में थी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में थी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसको वापस तोड़ के इस ब्लड में डाल देगा। कौन डालेगा, ग्लूकागॉन। तो वापस आपके ब्लड में जो शुगर है वो 70 से ऊपर हो जाएगी, ठीक है, तो इसी रेंज में वापस आ जाएगी, नीचे नहीं करने देगा ग्लूकागॉन। तो ये ग्लूकागॉन का काम है, ठीक है। अब आप एक सवाल में, क्वेश्चन में लोगों के दिमाग में आता है, जैसे मसल है, अब मसल में भी तो बहुत सारा ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज स्टोर था ना, मसल में भी तो ग्लूकोज स्टोर था, 400 ग्राम मैंने आपको बताया था। तो मसल से क्यों नहीं निकल रहा, मसल से क्यों नहीं निकलता यहाँ पे, मसल से टूट के ब्लड में क्यों नहीं जा रहा वापस ग्लूकोज, क्योंकि कभी भी मसल्स बहुत सेल्फिश है, ये समझ लो, मसल्स बहुत सेल्फिश है, मसल्स अपने अंदर सिर्फ ग्लूकोज लेती हैं, लेकिन अगर कम हो जाए ब्लड में तो वापस तोड़ के ग्लूकोज फेंकती नहीं है ब्लड में, तो ये चीज आपको याद रखनी है, मसल से ग्लूकोज कभी भी वापस इसके अंदर नहीं जाएगा, हमेशा लिवर से जाता है, ठीक है, ठीक है। और ज्यादा चलो ठीक है, जब वो डायबिटीज समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो अब ये समझ लो इसके राउंड कहानी घूम रही है, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, अगर एक आदमी हेल्दी आदमी है तो अगर वो नहीं खाना खा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे हम लंबे टाइम तक भी नहीं खाना खाएगा तो यहाँ से टूट टूट के वापस इसमें जाता रहेगा, ठीक है। तो जो आपका लिवर होता है ये ग्लाइकोजन तोड़ तोड़ के वापस इधर देता रहेगा और उसकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेंगे। समझ में आ गई कहानी। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग, कई लोग फास्ट करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे कर लेते हैं, या रात भर हम खाली पेट ही तो रहते हैं, तो खाली पेट जब हम रात को थोड़ा खाते हैं, हम सोते टाइम, तो फिर कैसे काम हो रहा है, खा तो रहे नहीं हो आप, कहाँ से आ रही है ग्लूकोज, ये लिवर जो है इसमें जो ग्लाइकोजन है ये टूट टूट के निकल रही है, तो रात के टाइम इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं और ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी चलती है। अब एक चीज अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है, अब डायबिटीज में होता क्या है, अब डायबिटीज में क्या हो रहा है यार, देखो डायबिटीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अब दोबारा एक कहानी, एक फंडा समझना पड़ेगा, जो भी मैं आपको दोबारा बताया था। देखो ये जो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज थी, ठीक है, ये कहाँ जा रही थी, सेल्स में, बॉडी के सेल्स के अंदर जा रही थी, लिवर में जा रही थी, मसल में जा रही थी, ब्रेन सेल्स में, सारे सेल्स में जाती है ग्लूकोज, ठीक है। तो जो सेल होता है, मान लो यहाँ पे एक सेल है, ये हम ले लेते हैं इसको ऐसा, ये एक सेल है मान लो आपका, ये बॉडी का, ये एक बॉडी सेल है, हमने इसको बॉडी सेल ले लिया, ठीक है, कुछ भी सेल ले लो उसको यार आप। अब यहाँ पे ना क्या लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है, यहाँ पे लगा हुआ है एक रिसेप्टर,
ये समझ लो एक लॉक है, ये इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। अब थोड़ा आपको ढंग से समझ में आ गया डायबिटीज होती क्या है, क्योंकि ये समझ नहीं पाए तो डायबिटीज समझ में नहीं आएगी आपको कभी भी। ये समझ लो कि आपको डायबिटीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इंसुलिन रिसेप्टर होता है ये बॉडी के सेल के ऊपर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होती है, ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज ज्यादा होगी, तो जैसे ही हमें पता है कि ब्लड में अगर हमारी ग्लूकोज ज्यादा होगी तो क्या आता है, इंसुलिन क्या करता है, इसको पुश कर देता है। कहाँ पे, सेल्स होते हैं वो खींचते हैं ना ब्लड में, जैसे ही ग्लूकोज ज्यादा होती है इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और इंसुलिन क्या करता है, सारे जो सेल्स होते हैं वहां पे उसको डालना शुरू करता है, पुश करता है। तो ये इंसुलिन का क्या काम है, जो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपने आप नहीं जाती किसी भी सेल के अंदर, जो ब्लड में ग्लूकोज है वो अपने आप सेल के अंदर नहीं जाएगी, इंसुलिन पुश करेगा। पर इंसुलिन पुश कैसे कर रहा है, ठीक है, ये जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन एक हार्मोन है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन एक सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर जाके चिपकता है। ठीक है, तो हार्मोन आप समझ लो एक तरह की चाबी है, की है। ठीक है, और जो रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर है ये एक तरह का लॉक है। ठीक है, तो ये जो इंसुलिन है ना, देखो ना, अगर इंसुलिन यहाँ पे प्रेजेंट ना हो ना, इंसुलिन यहाँ पे प्रेजेंट ना हो तो ये ग्लूकोज है ना, ये बॉडी के सेल के अंदर जा नहीं पाएगा। अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो ग्लूकोज है ये बॉडी के सेल के अंदर नहीं जा सकता। जब इंसुलिन प्रेजेंट होगा तभी ये ग्लूकोज निकल के बॉडी के सेल के अंदर जाएगा। जब तक इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तब तक ग्लूकोज बॉडी के सेल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन मतलब चाबी समझ लो। ठीक है, तो चाबी की तरह यहाँ पे आके चिपक जाता है, इस रिसेप्टर पे चिपक जाता है। ठीक है, सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है इंसुलिन का, तो यहाँ पे आके ये बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे ही इंसुलिन यहाँ पे आके चिपकेगा, ग्लूकोज सारी बॉडी के ये सेल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सेल के अंदर आ जाएगी। अभी थोड़ा सा ये देखो, ये आपका इंसुलिन, ये सेल है, ये आपका सेल है, ये आपको कोई भी बॉडी का सेल है, मसल सेल हो सकता है, लिवर सेल हो सकता है, कोई भी सेल, ब्रेन का सेल हो सकता है। यहाँ पे इंसुलिन का रिसेप्टर है, जैसे ही इंसुलिन यहाँ पे इस रिसेप्टर पे फिट हो गया, देखो लॉक एंड की तरह काम करता है ये। ठीक है, लॉक और की तरह काम करता है। जैसे ही यहाँ पे फिट हुआ, ये यहाँ पे पूरा खुल गया, एक गेट होता है, खुल जाएगा, जैसे ही गेट खुलेगा ग्लूकोज अंदर आना स्टार्ट हो गया। ये देखो, अगर ये इंसुलिन यहाँ पे आगे चिपकता नहीं ना तो ये गेट खुलता नहीं और ये ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाती। समझ गए? तो अभी इस केस में क्या है, ये एक नॉर्मल केस है। ठीक है, ये क्या है, ये एक नॉर्मल केस है जहां की सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आदमी हेल्दी है, कोई इशू नहीं है उसको। ठीक है, ठीक चल रहा है, सब मामला ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो सेल है वो इंसुलिन क्या है, सेंसिटिव है। अभी सही से काम चल रहा है तो ये सेल क्या है, ये इंसुलिन सेंसिटिव है, इंसुलिन को सेंस कर पा रहा है। लेकिन अब डायबिटीज में क्या होता है, ठीक है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में 90% दुनिया में लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। अब डायबिटीज में क्या हो रहा है, डायबिटीज में क्या हो रहा है कि ये जो इंसुलिन है ना, ये और ये जो रिसेप्टर है, ये आपस में समझ लो उनकी लड़ाई हो गई है, काम नहीं कर रहे ढंग से ये। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है ये इंसुलिन को रिसीव ही नहीं कर रहा, ये कह रहा तो भाड़ में जा। ठीक है, मतलब मेहमान आया है और आप कह रहे हो कि हम नहीं जानते तेरे को, तू जा यहां से। तो ये आपस में क्या होता है, समझ लो एक तरीके से लड़ाई हो गई। तो जो रिसेप्टर है ये इंसुलिन की बात नहीं सुनते, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर पे आगे फिट नहीं हो पाता। फिर ये किस केस की बात कर रहा हूं मैं, डायबिटीज की, टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, टाइप 1 का गेम अलग होता है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो रिसेप्टर, ये इंसुलिन है, ये रिसेप्टर पे काम ही नहीं कर रहा, लग ही नहीं पा रहा आगे नीचे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। आपका जो सेल है वो क्या हो गया है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है, ये इंसुलिन की सुन ही नहीं रहा, इंसुलिन की और इसकी बन नहीं रही। अभी ये यहाँ पे आगे जब तक फिट नहीं होगा तो जो ग्लूकोज है वो अंदर आ नहीं पा रही, क्योंकि जब तक ये फिट नहीं होगा, मैंने क्या बताया था, जब तक ये आपस में लॉक में की लगेगी नहीं तब तक ये ताला खुलेगा नहीं, तो ताला खुल ही नहीं पा रहा। डायबिटीज के केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ये आपस में काम नहीं कर रहे, तो ये अब जब ये काम नहीं करेंगे तो ग्लूकोज अंदर जा नहीं पाएगी। तो जब ग्लूकोज अंदर जा नहीं पाएगी तो सेल क्या हो जाएगा, सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं, तो ग्लूकोज कहां रहेगी, अगर सेल के अंदर नहीं जाएगी तो ग्लूकोज फिर ब्लड में रहना स्टार्ट हो जाती है, सारी की सारी जो ग्लूकोज है ब्लड में रहना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए फिर क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, 140 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, 170, 180, 200, 300, 500, 600। ठीक है, तो बढ़ना शुरू हो जाता है फिर। समझ में आ रही है काम?
बात आपको, क्योंकि अभी ग्लूकोज जा नहीं पा रहा ना सेल के अंदर। तो ये जो सेल है, मान लो ये सेल है, ग्लूकोज सिर्फ ब्लड में ही घूम रहा है, ठीक है। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर समझ लो। तो ब्लड में शुगर तो बहुत ज्यादा है, बट ये जो सेल है बेचारे, इनके अंदर शुगर जा ही नहीं रही, तो सेल आपके स्टार्व कर रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, ग्लूकोज मतलब एनर्जी है सेल की, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं पा रही, इसलिए आदमी थका थका रहता है, उसको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, ठीक है। हमने देखा ना कि थोड़ा सा भी आदमी जो डायबिटिक होता है जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं, थकान बहुत रहती है, थके थके रहते हैं। खाना तो पूरा खा रहे हैं, ब्लड में शुगर तो बहुत हाई है, लेकिन वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रही। सेल के अंदर क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि जो इंसुलिन है वो, और जो यहाँ रिसेप्टर हैं, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। जो रिसेप्टर है वो सुन ही नहीं रहे इंसुलिन की, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, उसके साथ लग नहीं पा रहा, जुड़ नहीं पा रहा, वो जो चाबी है ताले में लग नहीं पा रही, तो यहाँ पे काम हो नहीं रहा, तो ये जो ग्लूकोज है अंदर जा ही नहीं पा रही सेल के। तो सेल एक तरीके से स्टार्व कर रहे हैं आपके, वो चीख चीख के कह रहे हैं भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। इसीलिए जिनको डायबिटीज होती है उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, सेल स्टार्व कर रहे हैं अंदर, ठीक है। भूख भी ज्यादा लगती है। इनफैक्ट जब ब्लड में, अब ये आपकी मान लो शुगर ज्यादा होती जा रही है, अब क्या होगा? ब्लड में आपके शुगर ज्यादा हो रही है, ठीक है। ब्लड में आपके शुगर, अब एक चीज और बताता हूँ, देखो नॉर्मली जब ब्लड में शुगर ज्यादा होती है, ठीक है, तो कहाँ जाती थी? लिवर में, फिर कहाँ जाती थी? मसल में, फिर कहाँ जाती थी? फैट में, फैट सेल, एडिपोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, एडिपोसाइट बोलते हैं। अब क्योंकि क्या हो गया, ब्लड में जो शुगर है डायबिटीज के केस में, अब डायबिटीज भी पता है आपको एकदम से सारी नहीं हो जाती, एकदम से नहीं बन जाती। पहले लिवर सेल होती, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाती थी? लिवर में जाती थी, तो पहले ये रेजिस्टेंट होगा, सबसे पहले लिवर रेजिस्टेंट होना स्टार्ट होता है, फिर बाद में मसल रेजिस्टेंट होना स्टार्ट होते हैं। ये भी क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाती थी, मैंने आपको बताया था लिवर में जाती थी, तो पहले ये मना कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। फिर बाद में विद टाइम धीमे धीमे मसल भी रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर भी नहीं जा पाती ग्लूकोज, तो जब मसल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी तो आदमी थका थका रहेगा, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करेगा, जरा सा कुछ करेगा, थक जाएगा, क्योंकि अंदर ग्लूकोज जा नहीं पा रही ना उसके, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का जो स्टोर होता है ऑलरेडी, जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो बहुत कम होती है, तो बहुत जल्दी यूटिलाइज हो जाती है वो, ठीक है। तो अंदर नई ग्लूकोज जा ही नहीं पा रही है इसके, तो ये भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनली फिर आपका ये जो फैट सेल है ये भी रेजिस्टेंट हो जाएगा, तब ये एक तरीके से फुल ब्लोन पूरी डायबिटीज ज्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो स्टेजेस में होती है, पहले लिवर सेल रेजिस्टेंट होते हैं, फिर मसल सेल रेजिस्टेंट होते हैं, फिर आपको जो फैट सेल्स हैं ये रेजिस्टेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फैट सेल जब रेजिस्टेंट हो जाते हैं क्या हो जाता है, फिर जितना भी आप, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जब इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं, ठीक है, जब इंसुलिन लेवल्स हाई होंगे या चीजें नॉर्मल नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जब नॉर्मल आदमी हेल्दी है और ठीक से खाना वाना खा रहा है, तो फैट के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में वो बाहर नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है ना, जब तीनों सेल रेजिस्टेंट हो जाएंगे, लिवर भी, मसल भी, फैट भी, ठीक है, सारे रेजिस्टेंट हो जाएंगे, तो ब्लड में आपके, जो ब्लड में ग्लूकोज के साथ साथ बहुत हाई लेवल पे पूरे ये फैटी एसिड्स, ये ट्राइग्लिसराइड, ये सारे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा जो लोग डायबिटिक होते हैं ना, थोड़ा लंबा टाइम हो गया डायबिटीज है, उनको ट्राइग्लिसराइड भी हाई हो जाता है, ठीक है, उनका बीपी भी बढ़ जाता है, ठीक है, फिर दुनिया भर के उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, फैटी एसिड इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपकी अगर ब्लड में, तो धीमे धीमे फिर ब्लॉकेजेस बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो डायबिटिक्स होते हैं उनको हार्ट डिसीज के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कहीं पे भी तो जा नहीं रही है शुगर, ना यहाँ लिवर में जा रही है, ना मसल सेल में जा रही है, ना आपके फैट सेल्स में जा रही है, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी इसको फेंकने की कोशिश करती है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो किडनी पे भी एक्स्ट्रा जोर पड़ता है, तो यूरिन में काफी सारा ग्लूकोज निकलता है, जब ग्लूकोज निकलता है तो काफी सारा वो पानी भी अपने साथ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए जिसको वो होता है ना डायबिटीज होती है उसको यूरिन भी ज्यादा आता है, बहुत जल्दी जल्दी उसको बार बार यूरिन आएगा, ठीक है। तो यूरिन आता है जल्दी, पानी काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, फिर उसको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसलिए जो डायबिटीज के जो आप देखोगे जो बहुत कॉमन सिम्टम्स है वो ये है कि आदमी को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, उसको यूरिन बहुत ज्यादा आएगा, उसको उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, तो ये सारे एक तरीके से बहुत कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। तो यार ये मैंने आज आपको ना एक बेसिक आपको आइडिया दिया, और इनफैक्ट ये भी होता है देखो, जैसे जैसे आपको
डायबिटीज होती जाएगी, आपके फैट सेल्स, लिवर सेल पहले रेजिस्टेंट बने, फिर मसल सेल्स रेजिस्टेंट बने, फिर आपके बॉडी के फैट सेल्स रेजिस्टेंट बनेंगे, तो धीमे धीमे क्या होता है डायबिटीज में लोगों के फैट, अब देखो पहले एक चीज बताता हूँ, देखो बॉडी में फैट दो तरीके से स्टोर होता है, एक होता है सबकुटेनियस फैट और एक होता है विसरल फैट। सबकुटेनियस फैट होता है ये इतना डेंजरस नहीं होता, ये हमारी स्किन के अंदर होता है, तो ये इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो विसरल फैट होता है ये बहुत डेंजरस फैट है। तो जैसे जैसे आपकी डायबिटीज बढ़ती जाएगी या आपकी डायबिटीज पुरानी होती जाएगी तो होता क्या, और स्पेशली आपका ब्लड शुगर लेवल अगर अनकंट्रोल्ड है तो आपके बॉडी में विसरल फैट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। विसरल फैट होता क्या है, ये ऑर्गन्स के अराउंड होता है, ठीक है, ये ऑर्गन्स के अराउंड जमना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली जैसे आपके, अब इसमें क्या होता है डायबिटिक्स में, जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज के अराउंड ये विसरल फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब पैनक्रियाज के अराउंड विसरल फैट जमा होगा तो धीमे धीमे जो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन का जो काम था पैनक्रियाज के, क्योंकि बीटा सेल्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे इंसुलिन इंसुलिन ये भी फिर ठीक से काम नहीं करते, आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स काफी सारी खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है यहाँ पे एक्सरसाइज काफी ज्यादा इसमें फिर हेल्प करती है, डाइट, स्ट्रेस, स्लीप, बहुत सारी चीजें। इस पे मैं आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस जो, क्योंकि पूरी सीरीज है इस पे आगे मैं बात करूंगा। फिलहाल ये बात आप समझ के चलो कि अगर आपके बॉडी में विसरल फैट बढ़ रहा है मतलब आपको ये दिखाई दे जाएगा टमी के फॉर्म में, टमी आपका बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका टमी बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो रहा है तो चांसेस हैं आपका विसरल फैट बढ़ रहा है और चांसेस हैं कि आप हाई रिस्क पे आ रहे हो फिर डायबिटीज को लेके, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। तो गाइज ये था मेरा एक, मैंने आपको बेसिक समझाया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, होती क्या एग्जैक्टली डायबिटीज, ठीक है। आगे की वीडियोज में बात करूंगा कि डायबिटीज कितनी तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल जो होती हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं और हम कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा हमें कि हमें डायबिटीज है कि नहीं है, प्री डायबिटीज क्या होती है, ठीक है। फिर आगे की वीडियोस में बात करूंगा मैं कि कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज डाइट क्या रखनी चाहिए डायबिटीज में ताकि हम उसको एक हम डायबिटीज से बचे रह सकें, या अगर हमें डायबिटीज है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो गाइज ये वीडियो था, यहाँ पे मैंने काफ़ी एक डेप्थ में वीडियो कोशिश करी है बहुत ईजी वे में, और मैंने बहुत चीज़ें ओवर सिंप्लीफाई करी हैं, चीज़ें इतनी सिंपल है नहीं जितनी मैंने ओवर सिंप्लीफाई कर दी हैं, बट ज़रूरी था क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो मुझे ऑडियंस देख रही है वो टेक्निकल नहीं है, बहुत ही ले पर्सन है, ठीक है। तो अगर कोई टेक्निकल बंदा उसको देख रहा है और उसको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट वो ज़रूरी था ले पर्सन को समझाने के लिए। तो यार अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, आपको मीनिंगफुल लग रहे हैं तो प्लीज काइंडली इसको सबसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जल्दी मैं आपको आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस लेके आऊँगा इस डायबिटीज सीरीज में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।